Good morning students, my name is Deepak Garg, your science subject teacher. Today I will teach you chapter 13 ध्वनि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट होता है चैप्टर 13 से चैप्टर 12 तक सेकंड टर्म में आ चुका है। अब आपको चैप्टर 13 से जो भी चैप्टर स्टडी कराए जाएंगे आपको केयरफुली लर्न करने हैं। तो चैप्टर 13 हमारा ध्वनि। ध्वनि को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं साउंड, वॉल्यूम हमारी। तो आपने अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होगा कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने के पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है। तो ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक दूसरे से संपर्क करने में हमारी सहायता करती है। हम अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। आपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइएगा। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुन सकते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो 13.1 पर हमारा आता है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिएगा आप कैसा अनुभव करते हैं। जब ये ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए क्या आप इसे कंपित हुआ अनुभव करते हैं। तो एक्टिविटी 13.1 धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी की से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं। प्लेट पर फिर से छड़ी को से चोट मारी तथा चोट मारने के तुरंत बाद आप इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देती है तब इसे फिर से छूकर देखिए क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं। एक्टिविटी 13.2 में रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र 13.3 के दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाकर बॉक्स तथा ताने रबड़ के बीच में दो पेंसिल लगाकर अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? कक्षा 7 में भी आपने स्टडी की थी कि वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर पीछे होने वाली गति को हम कंपन गति कहते हैं। जब एक तानित एक रबड़ के छल्ले की कर्षित प्लग या बीच में से खींचकर छेड़ते हैं तो एक कंपन और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ये कंपन कर देता है तो ध्वनि हमारी बंद हो जाती है। तो एक्टिविटी 13.3 में देखिएगा आप धातु की एक थाली लीजिए। इसमें कुछ जल डालिए। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिएगा। 13.4 में क्या आप ध्वनि सुन पा रहे हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिएगा तब इसमें से आप छूकर देखेंगे थाली का कंपित होना अनुभव करते हैं। थाली पर पुनः आघात कीजिएगा। जल की सतह को देखिए क्या आप वहां कोई तरंगे देख पाते हैं। अब थाली को पकड़िए और आगे करिएगा उसको। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। एक्टिविटी 13.4 में नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उसमें एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइएगा। 13.5 में इस वाद्य यंत्र को बजाइए। इसके कंपायमान भाग को पहचानिएगा। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइएगा। उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं। ऐसे शेष सारणी को हम पूरा कर सकते हैं। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ या घटम या नूट, मिट्टी के बर्तन, करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। चित्र 13.6 में क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम भी बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। धातु के 6.8
8 कटोरे या गिलास लीजिए, इनमें से किसी दूसरे इस सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिएगा। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे, यह आपका जल तरंग है। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए। आप भोरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिएगा। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिएगा तथा एक कठोर उभार को खोजिए और जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र हमारा कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनमें से बीच में से वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज भी सुनते हैं। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतु को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि इस प्रकार निकलती है इसमें से। तो क्रियाकलाप 13.6 में आप देखेंगे समान साइज की रबड़ की 2 पट्टे लीजिएगा। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसिएगा। आप इनके बीच में जब ऐसे जन करेंगे तो इसमें एक आवाज निकलती है। तो एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो उसकी सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर की होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर की होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां अलग अलग होती हैं। 13.3 में ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? एक्टिविटी 13.7 में देखिएगा, धातु या कांच का एक गिलास लीजिएगा। सुनिश्चित कीजिए कि सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। यदि याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन की टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़ लीजिएगा। आप अपने मुंह को हाथों से बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिएगा। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिएगा। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? वास्तव में होता क्या है कि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद कर देती है। तो ध्वनि को संचरण एक से दूसरी जगह पाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। क्या ध्वनि ध्रुवों में संचरित होती है? इसका मालूम करते हैं हम। एक्टिविटी 30.8 में देखिएगा, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिएगा जिसे स्वच्छ जल से भरिएगा। अब हाथ में एक छोटी घंटी लीजिएगा। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में से हिलाइएगा। ध्यान रखिएगा कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिएगा। चित्र 13.11 सतर्क रहें कि जल आपके कानों में प्रवेश न करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या आप इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो रहा है? आइए, वेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इस प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते पाते होंगे। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 13.9 में धातु का एक स्केल लेकर के हम उसको एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। क्या आप खरोचने की ध्वनि को सुन पा रहे हैं? आपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाते हैं। आप अपने कानों को लकड़ी या धातु की किसी एक लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को एक सिरे से खरोचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप को
कर सकते हैं। आपने देखा हो कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है, वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचलन कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा ये कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिएगा। क्या आप कह सकते हैं ध्वनि डोरियों में भी गमन करती है? 13.4 में हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फ्रिल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाएंगे। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। चित्र 13.6 में कर्णपटह कंपनों के अंतर कर्ण तक भेज सकते हैं। वहां के संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन सकते हैं। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। 13.5 कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति, आवर्तकाल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसके संकेत Hz हैं। Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करते हैं तो इसे हम आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सौ ध्वनियों में पहचान सकते हैं। ये ध्वनियां भिन्न प्रकार की होती हैं। आपने कभी सोचा होगा कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता या तारत्व क्रियाकलाप 13.11 एक धातु का गिलास लीजिएगा, चाय का चम्मच लीजिए, चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से टकराएगा, उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब आप गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिएगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता कुछ बोध कराती हैं। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क के लिए जैसे कीजिएगा, क्या इसमें कुछ अंतर पाएंगे आप? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो रही हूं, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता अवश्य नजर आती है। आकृति ध्वनि की तीक्ष्णता अथवा तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की गति आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं ध्वनि का तारत्व कम है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके इस चैप्टर को यही एंड करते हैं हम। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स ऐड किए जाएंगे। सभी को अपनी नोटबुक में अच्छे से वर्क करना है, वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।